भारत का संविधान हर इंसान को अपना मजहब चुनने का हक देता है, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने और प्रमोट करने का हक देता है। तभी तो आज भारत में इतने संगठन और रिलीजियस पार्टीज हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी धर्म को नहीं मानना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। पर यहीं एक सिल्वर लाइनिंग आती है कि कैसे धर्म परिवर्तन सही है और किस हद तक आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ आपका हर प्रोसेस सही है, बशर्ते किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, ना किसी के मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। जब किसी का धर्म परिवर्तन इन शर्तों को इग्नोर कर कर कराया जाता है, तब इसे जबरन धर्म परिवर्तन करना कहते हैं, और ये गलत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस मुद्दे पर बात की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इधर कोने में आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी भारतवासी जो 18 साल से ऊपर का है, उसे इंडिपेंडेंट सिटीजन की तरह देखा जाता है, उसे एक जिम्मेदार नागरिक समझा जाता है। हमारा संविधान का आर्टिकल 25 से 28 में इन फ्रीडम्स की बात की गई है। तो धर्म परिवर्तन करना या अपने धर्म को प्रमोट करना गलत नहीं है और ना ही संवैधानिक तर्ज पर इलीगल है। पर हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में आज हम कश्मीर और वहां हो रहे पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करेंगे। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के 14 मेन स्ट्रीम लीडर्स के साथ एक मीटिंग रखी। ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली मीटिंग थी। 370 हटाने का डिसीजन सही था या गलत, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर जिस तरीके से इसे हटाया गया वो गलत था। एक झटके में आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों को इस इलाके में तैनात कर वहां के लोकल लीडर्स को नजरबंद करके बिना वहां के लोगों से बात किए आर्टिकल हटाया गया था। इससे ये तो क्लियर होता है कि सरकार भी ये जानती थी कि ना वहां की जनता और ना ही वहां के लीडर्स इस डिसीजन से एग्री करेंगे। उसके बाद से उस स्टेट में लॉकडाउन और कर्फ्यू चलता ही आ रहा है। पिछले 6 महीने में ये स्टेट कर्फ्यू जैसे माहौल में रहा। इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी, लोगों का घर से निकलना मना था, बिजनेस, स्कूल्स, ऑफिसेस बंद थे। उसके बाद से जम्मू कश्मीर कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन में बंद रहा। तब मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी, वहां डेवलपमेंट का रास्ता खुल जाएगा, वहां के लोकल पार्टीज का अस्तित्व नहीं बचेगा, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस जाने का रास्ता खुल जाएगा। पर सवाल बनता है कि क्या ये सब हुआ? इसका जवाब तो हम देंगे ही, पर इससे पहले उस मीटिंग में क्या बातें हुई वो समझ लें। 24 जून को सरकार ने वहां के लोकल लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए एक जॉइंट मीटिंग रखा, जहां आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब वहां के पॉलिटिकल मैकेनिज्म को वापस स्टार्ट करने की ओर कदम बढ़ाने की बात की गई। यहां डीलिमिटेशन की बात पर जोर दिया गया और उसके बाद इलेक्शन कराने की बात की गई और स्टेटहुड वापस लौटाने के लिए सही समय के इंतजार करने की भी बात की गई। सबसे पहले ये समझ ले कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है किसी भी इलाके में कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज और वहां के कैंडिडेट्स के सीट का बढ़ना या घटना। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां के पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट किए जाते हैं। इसीलिए आप कई बार रिलीजन या कास्ट बेसिस पर रिजर्व सीट का नाम सुनते होंगे। पर हर जगह का पॉपुलेशन चेंज होता रहता है, जैसे कि रिलीजन या कास्ट परसेंटेज का बढ़ना या घटना। इसलिए समय समय पर वहां के रिजर्व सीट्स को बदलना जरूरी होता है। यह सेंसस के हिसाब से किया जाता है। भारत में पिछली बार डीलिमिटेशन 2001 के सेंसस के हिसाब से हुआ था और अब अगला डीलिमिटेशन 2026 में होना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डीलिमिटेशन कमीशन के अंडर होती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनके डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जब पूरे भारत में 2026 तक में डीलिमिटेशन होना है तो कश्मीर में अभी क्यों? देखिए, कश्मीर में जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस था वो उनके स्पेशल स्टेटस के हिसाब से था, जो कि भारत के नॉर्मल स्टेट से अलग था। पर 2019 में जब जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया है तो अब वहां नॉर्मल प्रोसेस से ही डीलिमिटेशन होना है। इसीलिए 6 मार्च 2020 को एक स्पेशल डीलिमिटेशन कमेटी का गठन किया गया था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के सीट्स को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है, जिसमें 24 सीट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है और बाकी 90 सीट्स पर इलेक्शन कराए जाएंगे। अब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मांगने जरूरी हैं कि आर्टिकल 370 क्यों हटाया गया, मतलब कि इसकी जरूरत क्या थी। इसे हटाते समय ये वादे किए गए थे कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को कम किया जाएगा, पर क्या ऐसा हुआ है? आज भी हम हर दिन न्यूज में सुन सकते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, जवानों के कारवानों पर और पोस्ट पर हमले हुए, मिलिट्री और जवानों की झड़प हुई।
यहाँ तक कि इस मीटिंग के कुछ दिन बाद भी हमारे आर्मी पोस्ट पर हमले हुए। तो ये कहना कि यूनियन टेरिटरी बना देने से ये इलाके सुरक्षित हो जाएंगे, वो तो बस एक जुमला निकला। दूसरी बात कि यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ऐसे हमले को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नाकाम हो रही है? तीसरा कि स्टेट में डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा, पर असलियत में ये स्टेट यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से कर्फ्यू में जी रहा है। एम्प्लॉयमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की बात की गई, वहीं यहाँ माइनिंग और खनिज निकालने का ऑनलाइन टेंडर निकाला गया, ऐसे समय पर जब वहाँ इंटरनेट बंद था, जिस कारण सिर्फ एक ही कश्मीरी को टेंडर मिल पाया, बाकी बाहरी स्टेट वाले टेंडर ले गए। बोलना तो नहीं चाहिए, पर ऐसी ही कुछ हरकतें ब्रिटिशर्स कॉलोनियल इंडिया के साथ कर रहे थे। कश्मीर सबके लिए ख्वाब की तरह है, ये भारत का सर का ताज है, ये पाकिस्तान के हिसाब से उनका हक है, ये कश्मीरी अवाम के लिए उनकी पहचान है। जब एक चीज़ तीन लोगों का ख्वाब होता है तो किसी ना किसी का ख्वाब टूटता ज़रूर है, और जो अपने ख्वाब को पूरा कर लेता है उसे मतलबी ही कहा जाता है। कश्मीर कागजी तौर पर तो भारत का हिस्सा है, पर क्या कश्मीरी लोग अपने आप को भारतीय बुलाते हैं? एक देश या स्टेट जमीन के टुकड़े से बनता है या वहाँ रह रहे लोगों से बनता है? पर जिस स्टेट के लोग आपसे संतुष्ट ही नहीं, वहां आप शांति और उन्नति की बात कैसे कर सकते हैं? यही असंतुष्टि उस इलाके में आतंकवादी गतिविधियों का भी कारण है, और स्पेशल स्टेटस का इससे कुछ लेना देना नहीं था। देखिए, हम ये साफ कर देते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और किसी और देश का दावा कश्मीर पर गलत है, अब चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो। यहाँ तक कि पीओके और अक्साई चिन्ह भी भारत का हिस्सा है, जो हम आज न कल वापस लेकर रहेंगे। पर यहाँ हम इस जुनून में ये ना भूल जाएं कि कश्मीर में कुछ मासूम लोग रहते हैं जो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। अगर हम कश्मीरी अवाम को भारतीय होने का दर्जा नहीं दे सकते, तो कश्मीर को भारतीय कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि देशवासियों को कश्मीर या कश्मीरी अवाम की चिंता नहीं है, या हम आम भारतीय उनके दर्द को नहीं समझ सकते। बात यह है कि हम केवल सहानुभूति से उनके समस्याओं को हल नहीं कर सकते। समस्या सुलझाने की जिनकी जिम्मेदारी है वो तो अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हैं, तो कैसी हमारी सहानुभूति उनके काम आएगी? कैसे उनके कष्टों का निवारण होगा? और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। इतिहास गवाह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की सरकार, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं। कोई वहां के अवाम की सुन ही नहीं रहा। जब देश आज़ाद हुआ तब किसी ने कश्मीर अवाम से ये नहीं पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। जब पाकिस्तानी पठान उस इलाके पर हमले कर रहे थे तब किसी ने वहां के अवाम से बात नहीं की। जब वहां के राजा भारत के साथ हाथ मिला रहे थे तब वहां के अवाम से बात नहीं की। एक बार उनकी बात सुनने के लिए रेफरेंडम कराने की बात की गई तो पाकिस्तान ने इस पर भी पानी फेर दिया। पीओके और अक्साई चिन में पॉपुलेशन के डेमोग्राफी को बदला गया, जो कि रेफरेंडम के प्रस्तावों के खिलाफ था। फिर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया, और अब ऐसे हालात में वहां प्लेबिसाइट कराना मुमकिन ही नहीं। पर यह तो मुमकिन है कि हम वहां की आवाम की बात करें, उनकी बात सुने, उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उन्हें भारतीय होने का एहसास दिलाए, ताकि उनमें कश्मीरियत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होना भी गर्व से झलके। बीजेपी सरकार का जबरदस्ती स्पेशल स्टेटस को हटाने का डिसीजन उन लोगों को उस भारतीय एहसास से दूर ले गया है। वैसे भी उस स्पेशल स्टेटस में कुछ बचा नहीं था, वो तो बस एक खोखला ढांचा बनकर रह गया था, जिसको नोच नोच कर कांग्रेस पहले ही खत्म कर चुकी थी। पर जो भी बचा था वो कश्मीरी की पहचान थी, और वो भी आपने उनसे बिना बात किए छीन लिया। अब मेरे नज़रिए से देखिए, यहाँ अगर हम ध्यान दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कश्मीरी अवाम के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है, और ये ऐसे जबरदस्ती के कदम से और बढ़ता जा रहा है। जो भी मिलिटेंसी, आतंकवादी गतिविधियां या देश विरोधी कारनामे उस इलाके में हो रहे हैं, वो बस यही कम्युनिकेशन गैप के कारण हो रहे हैं। हो सकता है कि आप मानते होंगे कि कश्मीर के मेजोरिटी लोग मुसलमान हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं। तो फिर आप ये भी मानते होंगे कि जो सिख किसान आज किसान आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी होंगे, क्योंकि देश की मीडिया आपको ऐसा ही बता रही है। पर उन जाट किसानों का क्या, या फिर यूपी के हिंदू किसानों का क्या, जो 7 महीनों से इन्हीं मुस्लिम और सिख किसानों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि कोई इंसान शौक से प्रोटेस्ट नहीं करता। हो सकता है कि कोई अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रहा हो, पर जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो सच में परेशान हैं, और उस प्रोटेस्ट में अपनी परेशानी दूर करने और अपनी आवाज़ आला कमान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई भी प्रोटेस्ट को सप्रेस या ऑप्रेस करके ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवाज़ दबाई तो जा सकती है पर मारी नहीं जा सकती। यहाँ सरकार को ये समझना होगा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो असंतुष्ट हैं, उनकी बात सुनकर उपाय निकालना आपका काम है। अगर आप वही नहीं कर पा रहे तो आप किस बात के सरकार? कश्मीर का सॉल्यूशन कड़ैती नहीं है, बातचीत है। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो कश्मीरी अवाम की सुने और उन्हें अपनापन महसूस कराएं, क्योंकि अभी भारत के ताज पर चाइना और पाकिस्तान दोनों की नज़र है। और अगर वहाँ की आवाम ही हमारे खिलाफ होगी तो हम कभी उस इलाके में मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ हम देश की मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकारों के तलवे चाटना बंद करें और लोगों के मुद्दे उठाएं। अगर ये काम आप सही तरीके से करते तो 70 साल में कश्मीर का मुद्दा सुलझ गया होता। अगर आप अपना काम सही तरीके से करते तो 7 महीने से हमारे किसान रोड पर ना बैठे होते। इतना याद रखें कि आपका न्यूज़ भले ही एडवर्टाइजमेंट और सरकारी फंड से चलता हो, पर ये एडवर्टाइजमेंट और सरकारी फंड आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम लोग आपको देखते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। जिस दिन ये भरोसा टूटा उस दिन आपका व्यूअरशिप खत्म और सारे एडवर्टाइजमेंट्स और फंड्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अपने कर्तव्य के लिए नहीं तो अपने नौकरी और पद के लिए ही लोगों की बातें सुन लें। आखिर में हम कश्मीर के अवाम को ये कहना चाहेंगे कि आपने जब 70 साल धैर्य रखा है तो कुछ समय और रख लें। आप अपने नेताओं के भड़काऊ भाषण में ना पड़े, नहीं तो उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ लेंगे पर आपके बच्चे मिलिटेंट और आतंकवादी बनकर रह जाएंगे। ना ही विदेशी ताकतों पर भरोसा करें, वो आपका भला नहीं चाहते। अगर वो आपका भला चाहते तो आपको बच्चे पालने और स्कूल भेजने में मदद करते, ना कि वो आपके हाथों में राइफल और बम पकड़ाते। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। चाइना, जहां वीगर मुस्लिम्स को जानवर की तरह रखा जा रहा है। पाकिस्तान, जहां देश विदेश के उधार से चल रहा है। ये दोनों आपको क्या भविष्य देंगे? आखिरी ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन भारत है, जहां आपके लिए हमारे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। अगर आप भी शांति का हाथ बढ़ा दें तो आपका भविष्य और भी अच्छा हो सकता है। आखिरकार आप ही हमारे देश के सर के ताज हैं। बाकी देशवासियों से कहना चाहेंगे कि कश्मीर को आप भारत का हिस्सा तब तक नहीं कह सकते जब तक कश्मीरी आवाम उनकी आवाज़ और दिक्कतों को भारतीय नहीं समझते। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।